दोस्तों, बेटी होना गुनाह नहीं है। बेटी के रूप में गरीब घर में जन्म लेना गुनाह हो गया है। क्योंकि समाज के अंदर एक ऐसी लाइलाज बीमारी फैल चुकी है जिस पर काबू पाना मुश्किल हो चुका है। इसी बीमारी के चलते ये एक लड़की अपने घर से बेघर हो जाती है और वहीं दूसरी लड़की अपने जान से हाथ धो बैठती है। इस कहानी में दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। सवारी से भरी हुई एक टैक्सी आ रही थी। अचानक एक नवविवाहित महिला दौड़ती हुई उस टैक्सी के नीचे आ जाती है। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को रोक लेता है। उसी टैक्सी में से दौड़ता हुआ एक लड़का आता है, उस महिला को उठाता है, उठाकर सड़क के किनारे पेड़ की छांव में बैठा देता है। जब महिला का चेहरा देखता है वो लड़का, तो बिल्कुल हैरान परेशान सा हो जाता है। उसको पसीने पसीने से हो जाते हैं। दरअसल वो महिला कोई और नहीं थी, उसी लड़के की नवविवाहित सगी भाभी होती है। आखिर ये नवविवाहित महिला क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर होती है, दोस्तों हम आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रविरेश कुमार। मेरे तिरछी दास्तां चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी होती है यूपी में सहारनपुर की। सहारनपुर से कुछ ही दूर पर एक गांव होता है दौलतपुर। दौलतपुर में एक सेठ होते हैं जिनका नाम होता है मनोहर सेठ। मनोहर सेठ की धर्म पत्नी होती हैं बिमला सेठानी, और इन दोनों की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है ममता। ममता बड़ी हो चुकी है, वह शादी की योग्य हो गई है। मनोहर सेठ ममता की शादी के लिए वर देखने जाते हैं। जहाँ भी शादी देखने जाते हैं ममता के लिए, बस वहाँ केवल वही बीमारी सामने आ जाती है, दहेज नाम की। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक लाइलाज बीमारी समाज के अंदर फैल चुकी है। वह लाइलाज बीमारी यही दहेज वाली बीमारी है, जो कि समाज को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। इतनी तेज से समाज को जकड़ रखा है कि वह जाने का नाम नहीं ले रही है। मनोहर सेठ बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मनोहर सेठ के पास उतना धन तो है नहीं कि इस बीमारी का सामना कर सकें। दोस्तों मनोहर सेठ जहाँ भी ममता की शादी के लिए जाते हैं, वहीं सामने यही दहेज वाली बीमारी आ जाती है। कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, तो कहीं 4 चक्का गाड़ी, कहीं 2 चक्का गाड़ी, इसी की मांग हो जाती है। दोस्तों मनोहर सेठ की ऐसी हालत नहीं थी कि वो इस दहेज को पूरा कर सकें। वो बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं, मायूस होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। किसी के द्वारा पता चलता है कि एक लड़का सहारनपुर में है, तो यहाँ से मनोहर सेठ सहारनपुर के लिए निकल लेते हैं। पहुंचते हैं सहारनपुर। सहारनपुर में जाते हैं मंगरू सेठ के घर। मंगरू सेठ का तो देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी होती हैं कमला सेठानी। कमला सेठानी के 2 बेटे होते हैं। एक बड़ा वाला लड़का है विजय कुमार और छोटा लड़का है अजय कुमार। मनोहर सेठ बड़े वाले लड़के विजय कुमार को देखते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं, उसके लिए शादी की बात करते हैं। लेकिन कमला सेठानी जो होती हैं, वो मनोहर सेठ को पहले दहेज बता देती हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए, क्योंकि कमला सेठानी जो होती हैं उनको अपने लड़कों की पढ़ाई पर बहुत घमंड होता है। कमला सेठानी अब मनोहर सेठ को बता देती हैं कि हमें 1 लाख रुपए दहेज चाहिए, प्लस मोटरसाइकिल चाहिए, सोने की सीकड़ चाहिए, अंगूठी चाहिए और घड़ी चाहिए। बाकी जो अदर आइटम होता है वो तो देना ही पड़ेगा। मनोहर सेठ सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ही भर लेते हैं। सारा कुछ तय हो जाता है, शादी का दिन फिक्स हो जाता है, बारात जाती है। और बारात जब द्वार पर पहुंच जाती है, सारी रस्में अदा करते हैं, बात आती है दहेज की, तो उसी पर सारा कुछ दे देते हैं मंगरू सेठ। जब कमला सेठानी को पता चलता है कि दहेज में सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन गाड़ी नहीं मिली है, उसी पर कमला सेठानी बिल्कुल गुस्से से भर जाती हैं। कमला सेठानी अपने लड़के विजय कुमार को बुलाती हैं, कहती हैं कि इस लड़की के पास जाना नहीं है और कोई भी रस्म रिवाज नहीं करना है जब तक कि गाड़ी नहीं मिल जाती है। विजय कहता है कि माँ देखो, सारा कुछ तो मिल गया है, बात रह गई गाड़ी की, तो गाड़ी 2-3 महीने के अंदर गाड़ी भी दे देंगे, उसमें क्या बात है।
लेकिन कमला सेठानी मानती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही करना है, फालतू कोई काम नहीं करना है। मैं कह रही हूँ ना कि इस लड़की के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है। लेकिन विजय कुमार कहता है कि माँ, ये दुल्हन मेरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, मैं तो जाऊंगा। फिर कमला सेठानी कहती है ना, अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं कहीं तालाब पोखर में जाकर कूद कर अपनी जान दे दूंगी। उस पर विजय कुमार घबरा जाता है, कहता है नहीं माँ, जो कहोगी वही करूंगा, फालतू कुछ नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा मैं। विजय कुमार अपने नई नवेली दुल्हन के पास नहीं जाता है। और ये जो सास होती है कमला सेठानी, ये अपने बहू पर दूसरे दिन से ही अत्याचार करना शुरू कर देती है। कमला सेठानी अपनी बहू ममता को बहुत मारती पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है, दूसरे तीसरे दिन का खाना उसे खिलाती है। जो कुछ ममता जेवर पहने हुई थी शादी के दिन, वो भी सारा जेवर उतरवा लेती है और उसे केवल एक वस्त्र दे देती है। बस उसी वस्त्र में ममता रहती है। सारा काम घर का ममता करती है, लेकिन तब भी उस कमला सेठानी को तरस नहीं आता है, तब भी उस पर अत्याचार करती रहती है। अत्याचार दिनों का दिन बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है अत्याचार कि उसे सहन कर पाना भी मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन किसी तरह वो सहन कर रही थी और किसी दूसरे से अपनी बातें शेयर भी नहीं करती थी। जब उसका देवर आया, उसका देवर जो है वो पढ़ाई कर रहा था बाहर सिटी में। जब वो आता है और पूछता है कि भाभी, ये आपने क्या हाल बना रखा है, लेकिन ममता जो भाभी होती है वो अपने देवर से आप बीती कोई बातें बताती नहीं है। कहती है कि भैया, मैं ऐसे ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर देवर कहता है अजय कुमार कि नहीं भाभी, कुछ छुपा रही हो मुझसे, सच तो बता नहीं रही हो। लेकिन ममता कहती है नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ममता सोच रही थी कि अगर मैं अपने देवर से बता दूंगी तो जाकर हमारे पति विजय कुमार से लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने माता से भी लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए वो बताती नहीं है। उस घर में अगर कोई ममता को मानने वाला था तो उसका देवर था। वो अपने जी जान से ज्यादा मानता था अपने भाभी ममता को। लेकिन फिर भी भाभी कुछ बताती नहीं है अपने देवर से। देवर भी उस बात को इग्नोर कर देता है, कहता है खैर कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात ही नहीं है। देवर एक दो दिन रहकर वो जहाँ पढ़ाई करता है फिर वहीं वापस चला जाता है। फिर इधर अत्याचार उस बहू पर, ममता पर बरसना फिर शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि इतना अत्याचार चरम से ऊपर पहुंच जाता है। जो उसका पति होता है ममता का, विजय कुमार, वो अपने घर से रात में निकाल देता है, मार पीट कर भगा देता है। कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अब तुम जाओ, जहाँ मर्जी वहां जाओ, चाहे कहीं बूढ़ भाड़ा के मर जाओ, कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमसे तुमसे मतलब नहीं है कि जब तक तुम गाड़ी लेकर आओगी नहीं हमारे घर, तब तक वापस मत आना। ममता रोती है, गिड़गिड़ाती है, पांव पकड़ती है, लेकिन वो निर्दयी सुनने को राजी नहीं होता है, लात मार कर भगा देता है रात में। ममता बेचारी क्या करे, रात में कहाँ जाए, किसके पास जाए, वह जगह भी अनजान थी, जाए तो कहाँ जाए। रात भर वहीं घर के बाहर बैठी सुकड़ी हुई पूरी रात बिता देती है। जब सुबह होती है तो उसको कुछ सोचता नहीं है। सोचती है कि मायके से तो मैं आई हूँ विदा होकर, लेकिन जाऊंगी मायके तो मर कर ही जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, लेकिन मैं जिंदा तो नहीं जाऊंगी, अपने पिता पर बोझ नहीं बनूंगी। वो जाती नहीं है। वो फिर फैसला कर लेती है आत्महत्या करने का। दौड़ती हुई जाती है, सड़क पर पहुंच जाती है। जब सड़क पर पहुंच जाती है तो उसे एक टैक्सी आती हुई दिखाई देती है। उसी टैक्सी के नीचे आत्महत्या करने के लिए दौड़ लेती है। दौड़ती हुई जाती है, उस टैक्सी के नीचे आ जाती है। तभी वो टैक्सी रुक जाती है और उसमें से जो लड़का निकलता है वह कोई और नहीं, उसी का देवर होता है। वो पढ़ाई करके घर आ रहा था वापस।
जब भाभी को अपने उठाता है, उठाकर सड़क के किनारे छांव में बैठाता है, फिर हाल चाल पूछने लगता है और जो चोटें लगी थी वो दवा कराता है। और जब पूछने लगता है तो भाभी तब बताती है कि भैया मुझ पर ऐसा ऐसा सारा अत्याचार हो रहा था, लेकिन मैं आपसे नहीं बता पा रही थी कि घर में क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इसीलिए मैं आपसे कुछ बातें बता नहीं पा रही थी। उस घर में अगर कोई समझने वाला था मुझे, तो आपके सिवा कोई नहीं था, केवल आप ही थे जो मुझे समझ पा रहे थे। जब सारी बातें अपने देवर अजय कुमार से बताती है भाभी ममता, तो देवर जो होता है उसका हृदय द्रवित हो जाता है। बिल्कुल वो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कहता है कि भाभी इतना अत्याचार तुमने सहा और मुझसे बताना जरूरी नहीं समझा, अत्याचार होता रहा और तुम सहती रही। फिर अजय कुमार जो देवर होता है वो ममता भाभी को अपने फ्रेंड के घर पे रखता है। अजय कुमार की फ्रेंड स्कूल में टीचिंग कर रही थी, वहीं पर ममता को भी लगा लेती है। ममता भी स्कूल में पढ़ाने लगती है, वो अपना जीवन यापन करने लगती है। इधर विजय कुमार तो मारकर घर से ममता को निकाल ही दिया था। अब उसकी जो माँ होती है कमला सेठानी, वो अजय कुमार की दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी शादी करती है, वही सहारनपुर शहर से रेखा को लेके आते हैं। वो रेखा जो होती है 10 लाख रुपए भी घर से लेके आती है और एक 4 चक्का मारुति भी लेकर आती है। रेखा जब घर पर आती है तो कमला सेठानी थाल उठाकर आरती करती है और उसे अपने घर में प्रवेश कराती है। रेखा जो होती है वो तो दहेज लेकर आई ही थी, घर का कोई काम करती नहीं है, बिल्कुल ऐशो आराम के साथ पहुँच कर दिन भर सोती है। कमला सेठानी चाय बनाती है, खाना पकाती है, बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा भी करती है। रेखा कुछ भी करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए अब फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दोनों में सास बहू में झगड़ा होता है। बहू जो होती है रेखा सास को मारती पीटती है। कहते हैं ना कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में तुम जरूर गिरोगे, तो वह ठीक वैसे ही हो रहा है। अब कमला सेठानी को मार पड़ रही है, सारा घर का काम सेठानी कर रही है कमला, लेकिन फिर भी मार भी खा रही है। जैसे बहू पर अत्याचार किया था वैसे अब रेखा बहू जो होती है वो अपने सास कमला सेठानी के ऊपर अत्याचार करती है। डेली बिना मार खाए कमला सेठानी बचती नहीं थी। जब सर से पानी ऊपर चला जाता है, विजय कुमार जब सुनता है तो विजय कुमार आकर रेखा को मारने लगता है, पीटने लगता है। रेखा से कहता है कि जाकर अपने बाप से 50,000 रुपए और लेकर आओ, मुझे कुछ काम है। रेखा मना कर देती है, नहीं लाऊंगी, मेरे पिता पैसा नहीं देंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए और एक गाड़ी ऑलरेडी दे चुके हैं, अब वो पैसा नहीं देंगे। सीधे मना कर देती है और जैसे मना करती है रेखा, विजय कुमार उस पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। लेकिन जो रेखा होती है वो ममता की तरह उदार हृदय की नहीं होती है, वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है। सीधा एक लेटर लिखती है पुलिस थाने के लिए और एक लेटर लिखती है अपने पिता के लिए, जो पुलिस थाने के लिए लिखती है उसमें सारा दर्शा देती है कि मेरे पति और मेरे सास मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे जान से मार देने की धमकी भी दे रहे हैं और ऐसा ना हो कि मुझे जान से खत्म कर दें। आप इस पर जरूर संज्ञान लें महोदय। जब यह लेटर थाना महोदय पाते हैं तो वहां से तुरंत आते हैं घर पर, और जब तक घर पर पहुंचते हैं रेखा जो होती है जहर खाकर मर चुकी होती है। उतने में पुलिस आकर विजय कुमार को पकड़ लेती है और उनकी माँ को ले जाकर जेल में बंद कर देती है। जब यह बात ममता को पता चलती है अखबार के माध्यम से, तो ममता बिल्कुल रोने लगती है। वह फोन करती है अजय कुमार अपने देवर के पास। भाभी का फोन सुनने के बाद अजय कुमार सीधा भाभी के पास पहुंच जाता है और पूछने लगता है। भाभी कहती है रो रो कर कि भैया अपने भैया को बचा लो, वो तो हमारे पति हैं। फिर देवर कहता है अजय कुमार
कि भाभी नहीं, मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। वो तो मुझको भी घर से निकाल दिए हैं, जो मैं आपकी तरफदारी करता था, आपके विषय में बोलता था, इसलिए मुझे भी घर से निकाल दिए हैं। मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा, मैं भैया को नहीं बचाऊँगा किसी कीमत पर। लेकिन ममता का दिल जो है वो बहुत बड़ा है। ममता कहती है नहीं भैया, वो मेरे पति हैं, मेरे सुहाग हैं, मैं अभी भी उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ, उनको बचा लो, किसी कीमत पर बचा लो। फिर देवर का दिल पिघल जाता है अपने भाभी के प्रति। वो अपने भैया को बचाने के लिए ठान लेता है, जाकर वहाँ सब कुछ तहकीकात करता है, पूछता है। पता चलता है कि रेखा को जहर किसी दूसरे ने नहीं दिया, रेखा अपने हाथों जहर खाई थी। तो विजय कुमार को बाइज्जत बरी करवा लेता है और घर में आता है। जब बड़ा भाई विजय कुमार छोटे भाई से कहता है कि मुझे छुड़ाने का मकसद क्या था, क्यों मुझे छुड़ाया, तो छोटा भाई कहता है अजय कि भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, यह जो किया है वह भाभी ममता ने किया है। फिर अजय विजय कुमार जो होता है वो रोने लगता है, कहता है क्या तुम्हारी भाभी ममता अभी जीवित है? अजय कहता है कि हाँ भैया, ममता भाभी जीवित हैं, मैं उन्हें अपने फ्रेंड के घर पर रखे हूँ, वहीं पर वो पढ़ाती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, उन्हीं के कहने पर मैंने आपको छुड़ाया, वरना छुड़ाता ना। विजय कहता है कि भाई मुझे अपनी भाभी ममता से मिला दो, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उनको अपने घर से निकाल कर। कहते हैं ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, कोई कोई होता है पहचान जाता है और कोई कोई होता है उसको पहचान नहीं पाता है, लेकिन बाद में उसे एहसास जरूर होता है। विजय कुमार और उसकी माँ जो होती है कमला सेठानी, वो जाती है ममता के पास, अपने बहू के पास, वो गलती की क्षमा मांगती है, दोनों गलती की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो घर की लक्ष्मी हो, मैं घर की लक्ष्मी को पहचान नहीं पाई, मैं घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर पाई और उसे घर से बेघर कर दिया। ममता मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलने आया हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। ममता कहती है कि खैर कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। दोस्तों इन लोगों की हंसी खुशी जिंदगी अब बीतने लगती है, सब लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी दोस्तों यह कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमारा हौसला बढ़ता है। यह कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। जहां भी कहीं रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत।